मार्केट के महारथी में आपका स्वागत है और आज हमारे इस खास सेगमेंट में बाजार के एक ऐसे जाने माने दिग्गज जुड़े हैं जिनकी आपको बेहद जरूरत है इस मार्केट में, क्योंकि जहां बाजार में भारी उतार चढ़ाव है उसमें सही और सटीक डायरेक्शन की बेहद जरूरत है। मार्केट के महारथी में आज हमारे साथ डीआर चोकसी फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड के एमडी देवेंद्र चोकसी जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू मानसी। देवेंद्र सर, सबसे पहले तो मार्केट का ट्रेंड इस वक्त अगर देखें, पिछले दिनों भारतीय बाजार ने काफी कुछ डाइजेस्ट किया है, ग्लोबली भी और डोमेस्टिकली भी। ग्लोबली काफी सारे इवेंट्स हैं और डोमेस्टिकली अगर देखें नॉट सो हैपनिंग रिजल्ट सीजन और साथ ही एफआईआईएस की बिकवाली के बीच कल एक बेहद इंटरेस्टिंग आंकड़ा म्यूचुअल फंड इनफ्लोज का आता हुआ दिखा जो कि रिकॉर्ड स्तरों पर है। ऐसे में व्यूअर्स जो हैं काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि बाजार को सेंस कैसे करें। तो सबसे पहले तो सर एक दिशा दीजिए, मार्केट को किस तरह से सेंस करना चाहिए और अंडरटोन ओवरऑल कैसा नजर आ रहा है? ओके, सो मानसी, सबसे पहले आई थिंक थोड़े पॉजिटिव को एक साथ एक तरफ रखते हैं। लास्ट मंथ के अंदर जो जीएसटी का कलेक्शन है दैट हैज बीन आई थिंक हाईएस्ट एवर 1,87,000 करोड़। कल जो इनकम टैक्स के आंकड़े आए हैं पहले 7 महीने के लिए, दैट नंबर इज आल्सो आई थिंक ऑन अ हायर साइड, सिग्निफिकेंटली हायर साइड, करीबन 12 लाख करोड़ के ऊपर का अमाउंट है। तीसरी तरफ जो एसआईपी के नंबर्स है, करीबन 25,000 करोड़ के ऊपर का एसआईपी जो लास्ट 4 महीने पहले करीबन 20,000 करोड़ का था। इंश्योरेंस प्रीमियम की बात करें तो करीबन 18 से 20% का न्यू बिजनेस प्रीमियम का ग्रोथ चल रहा है। तो मैं एक चीज के ऊपर ध्यान देना चाहता हूँ कि ऑलरेडी इकोनॉमी के अंदर प्रोग्रेस काफी हद तक बना हुआ है। टैक्स कलेक्शन अच्छा आना, मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट के नए फंड्स आना, बीट इंश्योरेंस फंड, बीट पेंशन फंड, बीट एसआईपी फंड थ्रू म्यूचुअल फंड, ये अलग अलग तरीके से भी आप देखो तो मार्केट के लिए आई थिंक काफी हद तक ये एक पॉजिटिव गिना जाना चाहिए। अगर मार्केट के अंदर एक करेक्शन आया है मंथ ऑफ अक्टूबर के अंदर, तो उसका जिम्मेवार जो है वो वैल्यूएशन है। वैल्यूएशन सिग्निफिकेंटली स्ट्रेच वैल्यूएशन रहे हैं, जैसे हमने पहले भी बात की थी। बिकॉज ऑफ द स्ट्रेच वैल्यूएशन आई थिंक मार्केट को करेक्ट होना जरूरी बनता था। तो शायद ये करेक्शन का दौर जो है वो ज्यादातर वैल्यूएशन के माध्यम से देखना चाहिए। मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर काफी हद तक फॉल आया है, लार्ज कैप के अंदर कंपेरेटिवली स्मॉलर फॉल आया है, बट आई थिंक करेक्शंस है मार्केट के अंदर। तो करीबन 23,800 या 24,500 की जो एक निफ्टी की रेंज है, वो रेंज के अंदर मार्केट संभलना बनता है। मैं ऐसा मानता हूं कि आई थिंक इसी रेंज के अंदर मार्केट के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन काफी हद तक बनेगा। जो वीक प्लेयर्स है उनके हाथ में से माल छूटेगा और जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है वो एक्यूमुलेट करते जाएंगे। तो ये जो दौर है वो दौर शायद थोड़ा चल सकता है। उसके सामने दिसंबर महीने के अंदर हमें इंटरेस्ट रेट कट की एक संभावना देख रहे हैं। ग्लोबली ऑलरेडी रेट ऑफ इंटरेस्ट कट होने स्टार्ट हो चुके हैं। जनरली ये साइकिल 8 क्वार्टर की रहती है। इंडिया की इकोनॉमी के अंदर आरबीआई का रेट कट का साइकिल दिसंबर से शुरू होता है, तो अगले 2 साल तक का लोअर इंटरेस्ट रेट रिजिम रहेगा, and that will actually speed up the entire momentum in the consumption space in the economy. तो ओवरऑल ये दौर को आप एडजस्टमेंट का दौर गिन के चले, ये दौर को आप नर्वसनेस मत गिने। इसके अंदर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है बाइंग की, उसको आप एनकेज करें। तेजी के मार्केट में आपने काफी बाई कर लिया है, मंदी के मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत बाई करिए। आई थिंक दैट विल बी अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी आउट ऑफ द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। भाई, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि इस समय एक्युमुलेशन का समय है, सेलेक्टिव हो जाइए। इंडाइसिस को भले 1 मिनट के लिए थोड़ा साइड में रख दीजिए, स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टर्स के अंदर जो चर्निंग हो रही है उसका बेनिफिट लीजिए। देवेंद्र भाई, थोड़ी और हेल्प कीजिए फिर आगे बढ़ते हुए। ये बताइए फिर बाइंग शुरू कहाँ से करें? सबसे आसान तरीका तो हो सकता है देश के टॉप 50 कंपनीज के साथ ही शुरुआत कर ले, लेकिन मान लीजिए अगर वो किसी के पास पहले से ही पड़ा हो और उसको थोड़ा स्पेसिफिक तरीका ढूंढना हो, तो फिर कैसे पकड़े शेयर्स? तो डिम्पी, एक सिंपल तरीका ये रहता है कि जब भी आप इकोनॉमी के अंदर कंजम्पशन बढ़ते देख रहे हो, मैं ऐसा समझता हूँ कि थर्ड क्वार्टर के अंदर अक्टूबर का जो त्योहार का महीना और नवंबर का शुरुआत का त्योहार का महीना, ये दोनों को मिला जुला के देखे तो कंजम्पशन बढ़ के आने वाला है ये थर्ड क्वार्टर के अंदर। अगर थर्ड क्वार्टर के अंदर कंजम्पशन बढ़ के आता है तो मेरा ऐसा समझना है कि ज्यादातर डिमांड रहेगी पैसे की, मनी, रिटेल क्रेडिट की। तो स्ट्रॉन्गर एनबीएफसीज
स्ट्रॉन्गर कॉर्पोरेट बैंक जो रिटेल क्रेडिट के साथ में जुड़े हुए हैं उनके ऊपर आप ध्यान दें। आई थिंक दैट इज एन अप्रोच दैट वन कैन कल्टिवेट। जो गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग है इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे, जो ये साल के अंदर करीबन एक क्वार्टर लेग इफेक्ट से चल रहा है बिकॉज ऑफ द इलेक्शन एंड सब्सिक्वेंटली बजट इन द मंथ ऑफ जुलाई। मैं ऐसा समझता हूँ कि इन द सेकंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी विल बी स्पेंट एंड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। करीबन 48 लाख करोड़ के आसपास का अमाउंट जो है that is going to be spent in the economy, out of which infrastructure spending would be around 11 lakh crore plus something. तो मैं ऐसा समझता हूँ कि that money will be spent in the second half। उसके साथ में आपकी जो कंजम्पशन की बूम है, डिमांड है, वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। ऐसे भी ऑटोमोबाइल की बात करें तो अक्टूबर महीने के अंदर फेस्टिव डिस्काउंट के साथ में देखें तो जो लगभग 2-2.5 महीने की इन्वेंट्री थी, वो 2-2.5 महीने की इन्वेंट्री घट के करीबन 30 दिन की इन्वेंट्री हो चुकी है, पर्टिकुलरली पैसेंजर व्हीकल की। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि द सेम सिचुएशन विल अप्लाई टू सम ऑफ द अदर एफएमसीजी प्रोडक्ट, एफएमईजी प्रोडक्ट्स इवेंचुअली। आई थिंक credit business will pick up, commodity business will pick up, metal commodity, chemical commodity, they are likely to pick up because I think the consumption expenditure activity has started in the economy। और engineering and manufacturing business जो है जिसके अंदर प्रोजेक्ट के साथ में जुड़े हुए हैं, that businesses are also likely to pick up in the third quarter and fourth quarter। तो currently market के अंदर जो corrected valuation में stocks मिल रहे हैं, that becomes an opportunity for you to invest into them। Consumption is the theme. Very interesting take coming in from there. लेकिन साथ साथ बैंक्स फाइनेंशियल्स की अगर बात करें, एनबीएफसीज की बात करें और पर्टिकुलरली देवेन जी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की बात करें, डू यू थिंक इट इज़ इन अ स्वीट स्पॉट? क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज इस वक्त जिस तरह से पैन आउट होती हुई दिख रही है, आपको लगता है कि निवेश के लिहाज से हाउसिंग फाइनेंस प्ले है जिस पर एक फोकस होना चाहिए? बिल्कुल। आई थिंक जो ग्रोथ हाउसिंग के अंदर आने वाला है, अगले 10 साल का रोड मैप शायद हमें क्लियर है, बट मैं इतना पॉजिटिव हूँ हाउसिंग क्षेत्र के लिए कि इंडिया के अंदर करीबन अगले 50 साल तक कंस्ट्रक्शन बूम, हाउसिंग बूम रहेगी। अगर हाउसिंग फाइनेंस नहीं होता है तो ये बूम पॉसिबल नहीं है। तो दैट मीन्स कि गुड क्वालिटी हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस विल डेफिनेटली बी इन डिमांड। बजाज हाउसिंग फाइनेंस है, एचडीएफसी है, इवन बैंक के माध्यम से एसबीआई है जो हाउसिंग फाइनेंस पे लेंड कर रही है। I guess I think these are some of the companies which are looking relatively much more better than ever before। Bajaj Housing Finance का मॉडल थोड़ा अलग से अलग है, तो I think that is where probably we feel more confident about that particular company vis-a-vis the other companies क्योंकि हमें मार्जिन उनको बेटर मिलता है। तो I think there is an opportunity out there। Housing finance as a business, insurance, life insurance as a business, asset management company as a business, these are some of the businesses which are likely to grow significantly in next 5 to 10 years। जो हिसाब से उनकी साइज बढ़ रही है, करीबन मैं समझता हूँ कि संभवित है कि करीबन 20% कैगर बेसिस के ऊपर एक बिजनेस के अंदर ग्रोथ आते रहेगा अगले 10 साल तक। खैर इस बीच अगर आप ओवरऑल मार्केट के चर्निंग को भी देख रहे हैं तो देवन भाई एक छोटा सा पॉइंट आपसे और ये जो सरकारी और डिफेंस वाली कंपनीज़ हैं इन्होंने पिछले साल काफ़ी बड़ा पैसा बना के दिया और मैं थोड़ा इसको कोट अनकोट करके बोल रहा हूँ, इसको कोई बुरा ना माने, काफ़ी सारे लोगों की आदत बिगाड़ दी कि जो डिफेंस और रेलवे कंपनीज ने जो पैसा दिया, काफ़ी सारे लोगों को लग रहा है कि पैसा बनाना इतना आसान होता है तो क्यों ना मार्केट्स में आया जाए, लेकिन इस बार का छोटा सा ही शेक उनको डरा भी रहा है। तो सर ये डिफेंस और रेलवे कंपनीज पर आपका टेक क्या है? ये एक सेकेंड राउंड में और तेजी बनाएंगे या फिर सफिशिएंट हो चुका है इनकी बढ़त अभी? तो डिम्पी इन्वेस्टर को एक मार्गदर्शन के हिसाब से दिखाएं तो शायद उनको एक चीज बतानी जरूरी बनती है। रेलवे, डिफेंस, पब्लिक सेक्टर के जो कारोबार है, ये जो कारोबार है वो कारोबार काफी हद तक स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस है। उनके बिजनेस के अंदर कोई सेकंड थॉट नहीं है। मगर आई थिंक एक चीज के ऊपर ध्यान देना जरूरी बनता है। अगर आपकी इकोनॉमी, नॉमिनल इकोनॉमी आपकी 11.5-12% के बेसिस पे ग्रो होती है और उसके ऊपर आई थिंक ये कंपनियां करीबन 15 से 20% के बीच में ग्रो होती है, तो डेट मीन्स कि इट इज अ नेचुरल सस्टेनेबल ग्रोथ फॉर दिस कंपनीज बिकॉज गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मनी। ये विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। 2030 तक गवर्नमेंट ने रोड मैप रखा है इकोनॉमी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्पेंड करने का, रेलवे के अंदर स्पेंड करने का,
डिफेंस के अंदर स्पेंड करने के लिए गवर्नमेंट ने एक रोड मैप रखा है, तो ये विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। मगर ये ग्रोथ जो है वो 15 से 20% के ऊपर नहीं आ सकता है, बिकॉज आई थिंक इट इज कनेक्टेड विद द इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्रोथ इन द इकोनॉमी। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जो प्रीमियम वैल्यूएशन रेलवे कंपनी को या डिफेंस कंपनी को या गवर्नमेंट ओन्ड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को दिए गए थे, उसके अंदर बदलाव आना जरूरी है। ये प्रीमियम वैल्यूएशन सस्टेन नहीं हो सकता है। अगर आप 15 से 20% के बीच में ग्रो कर रहे हो कंपनी के अर्निंग को, तो आप कंपनी के अर्निंग, कंपनी का वैल्यूएशन 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक नहीं रख सकते हो। ये मॉडरेट होके 20, 30, 25, 35 के आसपास आना जरूरी बनता है। तो सर्टनली ये करेक्शन का प्रोसेस है, ये चालू है मार्केट के अंदर। काफी हद तक प्राइस करेक्शन आया है। मैं तो समझता हूँ कि आई थिंक इवन द टाइम करेक्शन इज आल्सो सेटिंग इन, और टाइम करेक्शन करीबन 4 क्वार्टर या 6 क्वार्टर का टाइम ले सकता है। तो ये चीज को ध्यान में रखें। कंपनी के कारोबार अच्छे हैं, बट आप गलत वैल्यूएशन दोगे तो आपको वेट करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट आई थिंक मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स आर लाइकली टू सी इन कमिंग पीरियड, कि जिन्होंने गलत वैल्यूएशन में बाय किया है उनको थोड़ा वेटिंग पीरियड आ जाएगा 1 साल का, ऐसा मेरा मानना है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पर अपना आउटलुक हमारे साथ शेयर करने के लिए, और भारत की इकोनॉमी साथ ही देश के हालात और बढ़ते विकास की गति पर आपका भरोसा जो है वो हमें और हमारे माध्यम से आपको सुन रहे सारे व्यूअर्स को बहुत कॉन्फिडेंस दे रहा है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे टू यू। थैंक यू सो मच।